सोशल मीडिया, जो कि उनका आईटी बहुत मजबूत था, इन चुनावों में कहीं वो उससे पिछड़ती नजर आई। वो पैराशूट लैंडिंग अब कहीं ना कहीं बीजेपी को क्रैश कर रही है। तो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यूपी में, उत्तर प्रदेश में हुआ। जो युवा गुण भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं नजर नहीं आया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे नहीं थे। आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत जबरदस्त नरेशन चल रही है कि जिनके 20% नंबर आते थे, अगर उनके 30% नंबर आ गए तो वो बहुत खुश है, और जिनके 90% नंबर आते थे, उनके 75% आ गए तो वो दुखी हैं। लेकिन 20 से 30% वाले जो हैं वो इस बात से ज्यादा खुश हैं कि वो जो 90% वाले थे वो 75% पे पहुंच गए। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद कंवर और आप देखें खबर नाउ। यहाँ हम बात कर रहे हैं आज कल जो लोकसभा के चुनावों के नतीजे निकले हैं। लोकसभा के चुनावों के नतीजे इस बार बड़े एक इंटरेस्टिंग तरीके से निकले हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच में जाके अपने लिए वोट मांगे थे। टारगेट बीजेपी ने 400 रखा था, जो उनका नारा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन वो नहीं पहुंचे। 300 के करीब बीजेपी और एनडीए के अलायंस जो है वो पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ इन चुनावों में कांग्रेस समेत सभी विपक्ष दल जो थे वो इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे। कई जगह उन्होंने अपनी टिकटों का बंटवारा इस तरीके से किया था कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना हो, सो दैट कि वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हरा सके। एक अच्छा रोचक मुकाबला इन लोकसभा चुनावों में देखने को मिला। लेकिन अंत में सहयोगी दलों के सहयोग से शायद नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार बनाएंगे। लेकिन मैंने वही कहा कि एक अच्छा मुकाबला था। इस सारे अच्छे मुकाबले में सबसे बढ़िया जो चीज थी वो थी सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाई। और भारतीय जनता पार्टी जो 2014 और 2019 के चुनाव सोशल मीडिया के दम पर जीतती आई, सोशल मीडिया जो कि उनका आईटी बहुत मजबूत था, इन चुनावों में कहीं वो उससे पिछड़ती नजर आई। सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी का इस चुनावों में हारने का ये रहा कि सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं आई। उसके मुकाबले में कांग्रेस ने बहुत ही बेहतरीन सोशल मीडिया को हैंडल किया। उनके नैरेटिव्स बहुत क्लियर थे। उनके जो चुनावी प्रचार के जो उन्होंने स्लोगन्स लगाए थे वो बहुत अट्रैक्टिव थे। आप यूट्यूब पे जाते तो यूट्यूब पे हर गाने से पहले आपको कांग्रेस का चुनाव प्रचार का कोई ना कोई एड नजर आती। लेकिन इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं था। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने सोशल मीडिया के नाम पर बहुत ही जबरदस्त नैरेटिव भारत के अंदर क्रिएट किए थे, लेकिन इस बार वो नैरेटिव उनके फेल हुए। तो जो मैं कल बात कर रहा था कि प्रदेश स्तर पे चुनावों में बीजेपी क्यों हारी, और आज जो मैं बात कर रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि बीजेपी इस बार सोशल मीडिया में कांग्रेस के मुकाबले में कहीं नहीं थी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो हमने पहले भी बात की कि जो पैराशूट लैंडिंग है, वो पैराशूट लैंडिंग अब कहीं ना कहीं बीजेपी को क्रैश कर रही है। ऐसी जानकारी है कि अगर आप आंकड़े भी देखेंगे तो 100 से ज्यादा ऐसे नेता थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, जो दूसरे दलों से आए थे। दूसरे दलों से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा के चुनावों में टिकट दिया, लेकिन 10 से 15% उनमें से जीत पाए। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को इन चुनावों में हुआ, बिकॉज उसकी वजह से वही जो कल हम बात कर रहे थे कि लोकल कैडर जो है वो पैराशूट के साथ नहीं चल रहा है अब भाजपा का। तो वो जो बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रादेशिक स्तरों पे भी ये देखना पड़ेगा कि कब तक आप पैराशूटिंग लैंडिंग करवा के दूसरे दलों से नेताओं को लाके अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर थोपोगे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दे रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर पे लोकसभा के इलेक्शंस में भी, चुनावों में भी भाजपा के साथ हुआ। तीसरा सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए जो रहा इन चुनावों में हारने का, हार तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पिछड़ने का है वो है कि जो युवा गुण भारतीय जनता पार्टी का है वो कहीं नजर नहीं आया। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2010 में जब अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग की बहुत बेहतर स्थिति नहीं थी, लेकिन अनुराग ठाकुर ने उसको आकर संभाला। आकर संभालने के बाद युवा मोर्चा को एक नई दिशा दी। चाहे वो कलकत्ता से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा थी, चाहे कांग्रेस की उस वक्त की यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन थे, अनुराग ठाकुर ने बढ़ चढ़ के उन्हें हिस्सा लिया। उन आंदोलनों को उन्होंने लीड किया, और लीड करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो युवा विंग था उसको एक्टिव किया। लेकिन 2016 में अनुराग ठाकुर और 2014 में वो युवा विंग लोकसभा के इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी की दिल्ली की तैनाती में बहुत कंट्रीब्यूट करके गए। लेकिन
2016 में अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटे, 3 बार लगातार वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और बहुत बेहतरीन कार्य किया। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा बिल्कुल बिखर गया। हालांकि 16 से लेकर 24 तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता में होने के बाद उस युवा मोर्चा को आप जिस मर्जी तरीके से नर्चर कर सकते हैं, आपको संसाधनों की कमी नहीं है। जब अनुराग थे तो उस समय 2010 से 14 के बीच में कांग्रेस सत्ता में थी, भाजपा अपोजिशन में थी। अनुराग ठाकुर के हटने के बाद पूनम महाजन को युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, बहुत कामयाब में कोई नाम नहीं है। अब तेजस्वी सूर्य युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सी, भारतीय जनता पार्टी एक हिंदी बास्टन की पार्टी मानी जाती है। हिंदी बास्टन जैसे आप मान लीजिए कि आप छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये पूरी बेल्ट भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है। तो लेकिन जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया वो कर्नाटका से बनाया, तो वो उनका एक तो लैंग्वेज बैरिकेड बहुत जबरदस्त एक बैरिकेड था भाजपा युवा मोर्चा के साथ नैरेटिव करने का। दूसरा, तेजस्वी सूर्य ने बहुत ज्यादा युवा मोर्चा को ऊपर लाने के लिए बहुत काम नहीं किया। वो तेजस्वी सूर्य और अनुराग ठाकुर के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो अनुराग ठाकुर एक जमीन पे कार्य करते उस वक्त नजर आए, जबकि तेजस्वी सूर्य के साथ ऐसा नहीं था। तेजस्वी सूर्य मुझे कॉफी टेबल पर बैठ के चर्चा करने वाले नेता ज्यादा नजर आए। हालांकि वो इस बार बेंगलुरु से 2.5 लाख मतों से ज्यादा जीते हैं, वहां पे उनकी पकड़ है। लेकिन एक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो नाते उनकी जिम्मेदारियां थी वो कहीं ना कहीं पिछड़े। तो युवा मोर्चा, सोशल मीडिया, पैराशूटिंग, ये 3 मेजर कारण रहे जिनको बीजेपी इस बार चुनावों में, या तो बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी इस बात को लेकर कि शायद वो अब की बार 400 पार का नारा जो पार होगा, और समवेयर बिकॉज ऑफ राम मंदिर उनको लग रहा था कि शायद वो एक हिंदी बास्टन जो पूरा एक है वो सारा एक तरफ भाजपा को जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यूपी में, उत्तर प्रदेश में हुआ। कास्टिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। अगर आप अब आंकड़ों को देखेंगे तो एक राजपूत ठाकुर बिरादरी जो है वो कहीं ना कहीं यूपी में भाजपा के साथ नहीं चली, भाजपा से अलग रही। जाट जो है कौम, वो वेस्टर्न यूपी से लेकर हरियाणा से लेकर राजस्थान तक वो भाजपा के साथ नहीं रही। जो दूसरी बात मैं आपको वही बात जो राजस्थान में जिस वक्त मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, जिस तरीके से वसुंधरा राजे को उन्होंने ट्रीट किया, जिस तरीके से वो पर्ची निकालकर एक फर्स्ट टाइम एमएलए को चीफ मिनिस्टर बनाया, वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे मजबूत राजस्थान में बीजेपी की लीडर है, कहीं ना कहीं वो उनके मान सम्मान को लेकर भी एक नुकसान था। तो वो सारा मिक्सर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में हार का दिखना पड़ा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ, उन्होंने चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा और मिलकर चुनाव लड़के उन्होंने एक साझे विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को चुनौती दी। लेकिन बिखराव वहां भी था। जैसे दिल्ली में उसका नुकसान क्या हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे नहीं थे, वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। हरियाणा में वो अलग अलग चुनाव, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी गया कि ऑपोजिशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप लार्जर स्केल में देखेंगे तो 2 बड़ी पार्टियों का इंडिया गठबंधन की मजबूती या इंडिया गठबंधन के इस मुकाम तक पहुंचने में कंट्रीब्यूशन रहा। एक ऑब्वियसली कांग्रेस का अपना ग्राफ बड़ा, कांग्रेस 50-55 से 99 के आसपास पहुंची। दूसरा समाजवादी पार्टी का जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया वो प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा और उस प्रदर्शन के चलते इंडिया गठबंधन इस मुकाम पे पहुंची कि वो 230 के आसपास है, बीजेपी एनडीए 295 के आसपास है। पिछली बार भी बीजेपी एनडीए के पास 334 सीटें थी। अगर आप 543 में से 334 लगा दे तो विपक्ष कहीं ना कहीं 209 में था। हालांकि उसमें बीजेडी थी, वो अलग से थी, जेडीयू अलग से थी। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन ने एक साझे प्लेटफॉर्म पे आके भारतीय जनता पार्टी को एक नई चुनौती दी, एनडीए को एक नई चुनौती दी और इन मुकाबलों में, इन चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे बड़ा जो इंडिया गठबंधन का था वो उन्होंने सोशल मीडिया का, जो कभी बीजेपी की एक यूएसपी होती थी, वो यूएसपी इस बार सोशल मीडिया पे कांग्रेस और उनके गठबंधन की थी। चाहे उन्होंने यूट्यूबर्स, सारे यूट्यूबर्स ऑलमोस्ट जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सारे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन सब ने मिलकर एक ऐसा कलेक्टिव माहौल बनाया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को चुनावों में नुकसान हुआ। हालांकि जैसे अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 4 सीटों पे बीजेपी जीती है, लेकिन जीत का मार्जिन कम हुआ पिछले मुकाबलों में। तो
एंटी इनकम्बेंसी भी आप कह सकते हैं। तीसरी बार आप चुनाव में जा रहे हैं, लगातार तीसरी बार आप चुनाव की तरफ जा रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है। आखिरी बार जवाहरलाल नेहरू थे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे लगातार। इसके अलावा भारत में आज तक कोई लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बना, तो वो एंटी इनकम्बेंसी भी है। सोशल मीडिया का जमाना है, जहां मैंने फिर कहा कि आप पिछड़े। तो कुल मिला के बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव थे। कल एक नए विषय के साथ आपके साथ आऊंगा। जो लोग मुझे खबरनामा को फेसबुक पे देख रहे हैं वो फेसबुक का पेज फॉलो लाइक करें, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब का पेज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।